हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक्सीकॉम टेलीसिस्टम का आईपीओ, उसका अलॉटमेंट का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। जिन जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। अब मेन सवाल यह आता है कि भाई लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो कैसे फायदा कमाए लिस्टिंग वाले दिन, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी लिस्टिंग डेट है वो है 5 मार्च को। 5 मार्च को मतलब कल की तारीख में ट्यूसडे मंगलवार को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। तो 10 बजे के बाद क्या कि हम इसको बाय और सेल कर सकते हैं। उससे पहले क्या होता है कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। 9:15 बजे से लेकर 9:45 तक ऑर्डर लगेंगे। अगर आपको खरीदना है, कुछ जैसे पहले खरीदना चाहता है, भाई लगता है कि उसके बाद तेजी आ जाएगी तो मुझे पहले खरीदना है, और किसी को लगता है कि भाई उसके बाद गिरावट आ जाएगी, जिसको अलॉट हुआ है वो चाहता है कि मैं पहले ही सेल कर दूं, तो वो प्री मार्केट के अंदर भी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे 9:45 तक, और उसके बाद क्या है कि पोजीशन के अंदर मतलब 10 बजे क्या है कि आपका वो जो भी ऑर्डर है वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यूं भी कर सकते हैं। तो उस दिन कल की तारीख में मैं आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिर दोस्तों, इसकी लिस्टिंग प्राइस जानते हैं और अंदाजन लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है वो भी हम जान लेते हैं। तो अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है। जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार एक अंदाजा बताऊंगा, ठीक है। तो इसको फिक्स चीज मत मान के चलिएगा। तो ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है 142 रुपीज के अंदर, मतलब 142 रुपए के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। सबको पता है इसका अपर प्राइस बैंड 142 रुपए है। जीएमपी चल रही है कितनी, 140 से लेकर 160 रुपए के बीच में लगातार मूव कर रही है। हम मान के चलते हैं 148 रुपीज के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। अंदाजा बता रहा हूं मैं आपको, 148 रुपए के आसपास। तो जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जीएमपी के अनुसार 290 रुपए के आसपास, 290 रुपीज के आसपास इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है। एक अंदाजन, फिक्स चीज नहीं है। और जो इसकी रेंज हम लेके चलते हैं, मान लो थोड़ी बहुत और गिरावट भी आ जाए, भाई डिमांड कम रहे या डिमांड ज्यादा रहे, तो 270 से 310 रुपए के बीच में ये लिस्ट हो सकता है। अंदाजन ऐसा अंदाजा है कि भाई 270 से 310 रुपए के बीच में इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। तो ये हमने जान ली। अब अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। तो देखिए, इसकी जो जीएमपी चल रही है करीब करीब 148 रुपए के आसपास, 100 शेयर्स का लॉट है, 14,800 रुपए जैसा हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। मतलब 100% से ऊपर का हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाएगा। लगभग पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। जिस हिसाब से इसकी डिमांड है उस हिसाब से उम्मीद लग रही है। तो रेंज के अंदर लेके चले भाई 14 से लेकर 16,000 रुपए के बीच में हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। ये एक अंदाजा है, ठीक है। अब इतना हमें लिस्टिंग गेन्स मिल जाता है तो अब हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करें। तो जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो उनके लिए तो देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया चीज है कि भाई कुछ ही दिन के अंदर पैसे डबल हो गए, तो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना ये भी बढ़िया चीज है। बाकी डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। पर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया उनको क्या करना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए किसी का विजन है तो क्या करना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स के अंदर अगर बात करें तो पॉजिटिव्स ज्यादा है, इसीलिए इस आईपीओ की डिमांड है, वरना क्यों डिमांड होती। तो पॉजिटिव ज्यादा है कि इसके अंदर सेक्टर इसका बढ़िया है। ईवी चार्जिंग से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, ईवी चार्जर्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। 60% का मार्केट शेयर है, मतलब लीडिंग कंपनी है ईवी चार्जर्स के अंदर। बड़े बड़े कस्टमर्स, मतलब आप बात करें तो टाटा पावर है, वो भी इसकी क्लाइंट है, और भी कई सारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज इसकी क्लाइंट्स है। उसके अलावा पावर सिस्टम बनाती है टेलीकॉम सिस्टम के लिए, मतलब टेलीकॉम जो भी कंपनीज होती है, जियो है, बीएसएनएल है, इंडस टावर्स है, उनके लिए पावर सिस्टम कैसे, सर्वर्स वगैरह के अंदर है या बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बैटरीज, ऐसे जो पावर सिस्टम होते हैं जहां से पावर जनरेट होता है वो चाहिए होते हैं, तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है, वहां से इसका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोनों ही सेक्टर बढ़िया और डिमांडिंग है, मतलब प्रोडक्ट्स इसके बाद काफी अच्छे हैं, इसी कारण इस शेयर की काफी अच्छी डिमांड है। तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है तो इसकी डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी रह सकती है। फिर ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, मतलब इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। ओवरऑल इसको सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया मिला है, जीएमपी भी अच्छी चल रही है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स में मुझे कुछ ही लगे, जैसे इसकी एंकल लिस्ट ठीक ठाक आई, इतनी जबरदस्त नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन्स, जो मार्जिन्स होते हैं प्रॉफिट के मार्जिन्स, वो थोड़े से कम है, पर इस साल थोड़े बड़े हैं। और मतलब जो ये पूरा कंटिन्यूस ईयर हो जाता है FY24, उसके अंदर बढ़ने चाहिए। अगर बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अभी प्रॉफिट मार्जिन कम है। बाकी ROE ROC भी कम है, ये भी बढ़नी चाहिए। उसके अलावा विशेष मुझे कुछ नेगेटिव्स नहीं लगे, पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के अंदर ज्यादा है। तो पर्सनली मैं होता, अगर मुझे तो ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, मुझे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज अलॉट हुआ है, मुझे ये अलॉट होता तो मैं क्या करता, भाई 100 शेयर है तो मैं क्या करता, भाई देखिए डबल तो हो गया है लिस्टिंग वाले दिन,
मैं क्या करता, आधे शेयर निकाल लेता, आधे शेयर को होल्ड के लिए रख देता, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, पर्सनली जो मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप होल्ड करो या सेल करो, आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे या कुछ शेयर सेल करेंगे, कुछ होल्ड करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर दोस्तों जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, उससे पहले दोस्तों आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है और डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना चाहते हैं तो एम स्टॉक बहुत ही बढ़िया ऑफर दे रहा है। 999 रुपीज प्लस जीएसटी के साथ अगर आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम देते हैं तो आपके लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगेगी अक्रॉस ऑल सेगमेंट, जैसे इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, करेंसी, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सब में आपकी जीरो ब्रोकरेज लगेगी फॉर लाइफ टाइम। हाँ, सेबी और गवर्नमेंट चार्जेस तो लगेंगे, ब्रोकरेज जीरो है। तो ये काफी अच्छा प्लान है जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या जिनके ब्रोकरेज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। फिर दोस्तों आप कहेंगे कि हम तो ट्रेडिंग नहीं करते, हमारे ब्रोकरेज ज्यादा लगती ही नहीं है, तो हम क्यों इतना पे करें। तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया प्लान है। पहले जो 149 रुपीज वाला प्लान था अब उसके 0 रुपीज लगते हैं, मतलब अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और आपके लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगेगी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ के अंदर। हाँ, उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे, एफएनओ वगैरह के अंदर, तो आपके 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेंगे, वरना तो कोई आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, मतलब डिलीवरी वगैरह के अंदर नहीं लगेगी। तो काफी बढ़िया प्लान है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए ही। पर अगर दोस्तों अगर आप कंपेयर करें दूसरे जो ब्रोकर्स है जो 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, ब्रोकरेज वगैरह लेते हैं, तो अदर ब्रोकर से एम स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा सालाना बचत हो जाती है ब्रोकरेज के अंदर। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं एम स्टॉक की वेबसाइट पर। दोस्तों जो क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 120 रुपीज क्वार्टरली, वो भी अगर आपको नहीं देने हैं तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम 999 रुपीज प्लस जीएसटी और ऐड कर दीजिए तो आपके लाइफ टाइम एएमसी भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो ये तो काफी बढ़िया चीज है। तो इन्हीं सारे बढ़िया ऑफर्स के कारण क्या है कि अभी एम स्टॉक के पास 8.5 लाख यूजर्स हैं और 1100 करोड़ रुपीस प्लस की एमटीएफ बुक हो गई है, तो काफी अच्छी बात है। और उसके अलावा बात करें कई सारे फीचर्स की, तो एमटीएफ जिसको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज भी बोलते हैं, ई मार्जिन भी बोलते हैं, वो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर है एम स्टॉक पर 6.99%। अगर अदर ब्रोकर से हम कंपेयर करते हैं एमटीएफ के मामले में एम स्टॉक को, तो काफी ज्यादा सालाना बचत हो जाती है एम स्टॉक पर हमारे। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं एम स्टॉक की वेबसाइट पर जाकर। उसके अलावा एम स्टॉक के कई सारे फीचर्स हैं, जैसे सिंगल व्यू फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट, 7 वॉच लिस्ट अप टू 50 स्टॉक्स, और उसके अलावा एफएनओ के अंदर चार्ट्स, कैलकुलेटर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है, और 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट इन करेंसी। उसके अलावा आईपीओ वगैरह में अप्लाई करना भी काफी ईजी है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5000 प्लस फंड्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ऑल इन वन काफी बढ़िया ऐप है ये। और उसके अलावा एम स्टॉक की बात करें तो एम स्टॉक मिराई एसेट का ही एक पार्ट है। मिराई एसेट इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के अंदर काफी जाना माना नाम है, तो ट्रस्ट का तो ज्यादा इश्यू नहीं है। तो डीमेट अकाउंट खुलवाने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अब दोस्तों जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है वो लिस्टिंग वाले दिन फायदा कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों अगर इस कंपनी के पॉजिटिव्स देखें, मैंने आपको जैसा बताया इसका सेक्टर वगैरह बढ़िया फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छी ये कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर्सनली मेरी तरफ से बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये ईवी चार्जर्स मैन्युफैक्चर करती है, पावर सिस्टम बनाती है, तो ये फ्यूचरिस्ट में मतलब फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, फ्यूचर में इसकी डिमांड रह सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है काफी अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, पर्सनली ऐसा लग रहा है। और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से बात, मतलब जो लोग लिस्टिंग वाले दिन लेते हैं कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, तो वो देखिए लक वाली बात है। कभी कभार क्या होता है कि भाई डिमांडिंग चीजें होती है, डिमांडिंग आईपीओज होते हैं, उनमें क्या कि प्री मार्केट के अंदर कोई ले लेते हैं तो बाद में थोड़ा बहुत 5%, 10% या 7% का प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। कभी कभार डाउन भी चला जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ऊपर लिस्टिंग होती है तो डाउन भी जाने की संभावना है। और मुझे लगता है कि भाई 250 या उससे नीचे लिस्टिंग होती है तो उसके बाद लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत चढ़ने की संभावनाएं रह सकती है। मतलब पर्सनली ऐसा मुझे लग रहा है, मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। तो जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नजर आ रहा है। बाकी लिस्टिंग गेंस, मतलब लिस्टिंग वाले दिन लेते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए, तो वो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। और वैसे कल मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा आपको नहीं पता कि एम स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो एम स्टॉक के पेज पर आप लैंड हो जाएंगे। एम स्टॉक के पेज पर लैंड होने के बाद मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपनी ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कीजिए। उसके बाद क्या है कि वॉइस असिस्टेंट सेलेक्ट कीजिए। वॉइस असिस्टेंट हो जाने के बाद क्या है कि ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करके, मतलब ओटीपी वगैरह डाल के वेरीफाई हो जाए
उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालिए। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, भाई आपको फ्री वाला डीमेट अकाउंट खुलवाना है या 999 रुपीज प्लस जीएसटी वाला खुलवाना है, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना एएमसी प्लान सेलेक्ट कीजिए। एएमसी प्लान सेलेक्ट वगैरह करने के बाद क्या है कि आपको परमिशन देनी है सेल्फी और सिग्नेचर के लिए। फिर आपकी सेल्फी और सिग्नेचर दोनों ही कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालिए। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए। पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी कंप्लीट हो जाए, फिर ई साइन विद आधार कर दीजिए। तो ये आपका जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.